AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब का गया दौरा चल रहा है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से MIM जो है नॉर्थ बिहार में लगातार ये अपना काम करती आ रही है, लेकिन साउथ बिहार में इनका गढ़ अभी तक कायम नहीं हो सका है। ऐसे में अख्तरुल ईमान साहब से ये सवाल है कि आखिर क्या वजह रही है कि आपका जो दक्षिण बिहार है या साउथ बिहार है, इसमें आपकी पार्टी है उसने कोई खास कामयाबी हासिल नहीं की है। मवाफिक हो ज़मी अच्छी नमी काफ़ी निगहबानी, फिर भी कोई दम चाहता है पौधे का सजर होना। जाहिर है कि पैदाइश के बाद ही बच्चे नहीं दौड़ते। मैं समझता हूँ कि MIM आज़ादी के इन 75 सालों के बाद पहली तंजीम है, पहली सियासी जमात है जिन्होंने दबे कुचले नज़रअंदाज करदा महरूम तबक़ात की और अक़लियतों के मसाइल पर तर्जमानी करते हुए जो आगे बढ़ी है, इसकी कोई नज़ीर माजी में नहीं मिलती। मुखालिफ थपेरों के बावजूद भी हमारा कारवां गामज़न सफ़र है और हम आगे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। भले ही आपको सियासी एतबार से MLAs और MPs हमारे न चुने गए होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि लाखों के दिलों में MIM ने अपनी जगह बनाई है। नौजवानों के हौसलामंद नौजवानों की एक बड़ी जमात इस वक्त MIM से वाबस्ता है। हमारे बुज़ुर्गों के रुझान में भी एक बड़ी तब्दीली आई है और इसका आपको साबिक़ा असम्बली इलेक्शन में आपको देखने का मिला होगा कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आमद की दर खबर हुई और कुछ जगहों पे आना हुआ, तो जिस गर्मजोशी के साथ आवाम ने उसका इस्तकबाल किया है वो इस बात की नज़ीर है कि MIM से लोगों की गहरी वाबस्तगी है और हम ही ज़रा कोताह हैं। वसाइल के महदूद वसाइल पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में हम बेहतरीन मुजाहिरा करेंगे। वो जो आपके जो MLAs जो चुन करके आए थे, आखिर क्या वजह है कि वो RJD में शामिल हो गए? क्या पार्टी उनको अपने काबू में रखने में कामयाब रह पाई? देखिए, जानवरों को तो पाबंद किया जाता है, लेकिन इंसानों को नज़रियाती एतबार से पाबंद अहद किया जाता है। वैसे आप तहरीक आज़ादी देखेंगे तो अंग्रेज़ों की मुखबरी करने वाले बहुत लोग थे। अगर आप आका मोहसिन इंसानियत की बज़्म को देखेंगे तो मुनाफिकीन वहाँ भी रहते थे। कुछ मुनाफिकीन दर आए थे पार्टी में, और मौजूदा वक्त की बिहार की जो हुकूमत है, बरसर इक़्तिदार जमात है, जिन लोगों ने मुसलमानों की मसीहाई की बात की, लालू जी जिन्होंने, मैं बड़ा उनका आदर और सम्मान करता हूँ, जिन्होंने कहा कि मछली पकड़ने वालों है, सूअर चराने वालों है, बकरी चराने वालों है, अक़लियत के लोगों, उठो और अपने दरमियान में क़यादत पैदा करो। ये नारा सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जिसने ये नारा दिया उसी ने मुस्लिम क़यादत का गला घोटने की कोशिश की। ये बताता है कि उनके अल्फाज अलग हैं, उनका अमली नमूना अलग है, और इन लोगों ने हमारे लोगों को डराया भी, धमकाया भी और ख़रीदा भी है। तो ये मेरे MLA जितना भागे हैं, पार्टी ने तो बड़ी पजीराई की, बड़ी इज्जत दी, जो इस्तकबाल उनका पार्टी ने किया, और आज वो लोग अगर भागे हैं तो बिहार की हुकूमतों की साजिश की वजह से भागे हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि गैरतमंद अक़लियत के लोगों, महरूम तबके के लोगों, अगर आपकी उठी हुई क़यादत को किसी ने तोड़ा है तो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले को अगर तुम माफ़ नहीं कर सकते तो बिहार की इस क़यादत को तोड़ने वालों को भी तुमको माफ़ नहीं करना चाहिए। अगर गैरत है, जिस कौम में गैरत नहीं है, जिस कौम का ज़मीर ज़िंदा नहीं है, तो फिर दुनिया में इज़्ज़त के हक़दार भी वो कौम नहीं है। तो आपको परखने में कोई कमी रह गई? नहीं, परखने में हादसात होते रहते हैं, हादसात होते रहते हैं। ये दुनिया हादसात की दुनिया है। ये दुनिया आदम और इब्लीस दोनों की है। आदमियत भी बाकी रहेगी, इब्लीसियत भी बाकी रहेगी आखिरत तक। इसलिए उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। चलने वाले गिरते भी हैं, फिसलते भी हैं, संभलते भी हैं, फिर मंजिल तक पहुंचते भी हैं। आज जो लोग इन चीज़ों से घबरा जाते हैं वो अपनी जगह पर मुकीम रह जाते हैं। तो MIM एक तहरीक है जो अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। रास्ते की दुश्वारियों से हम नहीं घबराते। पार्टी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि हमारे चंद MLA जीत के आए। पार्टी इस चीज़ का नाम है कि हम अपने नज़रियात को कितने लोगों तक पहुँचा रहे हैं, हुकूमत की नाकामी को, नाअहली को किस हद तक वाह कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि तनहा बचा हूँ, लेकिन एक बड़ी जमात की हमायत के नतीजे में, अवामी हमायत के नतीजे में, हुकूमत वक्त के सामने में अगर आज कोई खटक रहा है, मुस्लिम मसाइल को नज़रअंदाज करने पर किसी की आवाज़ अगर सुनी जाती है, तो वो नाम MIM का ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने UCC का ऐलान किया, एक तरह से कहा जाए कि आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होने। ये पागलों की जमात है। और अभी मोदी जी ने बड़ा जुमला कहा है, ये घर में तो कानून नहीं चल सकता। यकीनन है कि 2 कानून हैं, सिविल लॉज भी हैं, क्रिमिनल लॉज भी हैं। क्रिमिनल लॉज सबके लिए यकसा है ना। घर में सब कोई रहेगा, घर का मालिक सब कोई है, लेकिन सभी एक रंग का कपड़ा पहनेगा, सभी एक तरह का खाना खाएगा। मोदी जी अपने घर में भी हैं, दोनों भाई एक संग नहीं, एक तरह नहीं लगते, एक तरह नहीं खाते,
इनके तरह कीमती सूट उनके भाई नहीं पहनते। अगर वो कहते हैं घर में 2 कानून नहीं चलेगा तो जितने कीमती सूट वो पहनते हैं अपने भाइयों को भी पहना दें, जितना कीमती चश्मा वो लगाते हैं अपने भाइयों को भी लगा दें, है ना। जितनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने भाइयों को भी कर दें। जब वो अपने घरों में नहीं कर सकते तो इस विशाल भारत में लोग अलग अलग मज़हब के, अलग अकीदे के, अलग अलग ज़ात के, अलग अलग बिरादरी के, जाहिर है कि मजहबी आज़ादी हमारा बुनियादी हक़ है और ये डायरेक्टिव है ना। यहाँ पर बहुत सारी बातों को गया, शराबबंदी पर कही गई है डायरेक्टिव, स्टेट डायरेक्टिव में ये भी बात कही गई है। जो कमज़ोर तबका है अपने इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, हुकूमत को उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, ये भी डायरेक्टिव में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, तो वो तो मशवरा है आपके दस्तूर का, वो हुक्म नहीं है। लेकिन जो हमारा मजहबी आज़ादी है वो तो हमारा बुनियादी हक़ है। बुनियादी हक़ से जो सिर्फ तसादम हो, जो टकराए, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस मुल्क में हैं कुछ लोग हैं 7 पुश्तों में रिश्ता न मिले तो शादी करते हैं, कुछ लोग अपनी सगी भांजी को शादी करते हैं। क्या कानून लेके आएंगे? सारे लोगों को सगी भांजियों से शादी करवाएंगे या क्या सारे लोगों को 7 पुश्तों से दूर करवाएंगे? हमारे दलितों का मामला है, उनका खान पान अलग है, उनका रहन सहन अलग है, क्या सारे लोगों को एक ही शकल सूरत में ला देंगे? वो ये नहीं कर सकते। ये सिर्फ बदनुमानी है इनकी। ये अपने तमाम तर मामले में चूंकि नाकाम हो गए हैं, न ये 56 इंच का सीना काम आया, चीन को देखकर हरदम इनको पसीना आया, 15 लाख रुपया गरीबों के खाते में नहीं भिजवा सके, करोड़ों नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया तो वो न करवा सके, महंगा बढ़ गई है रुपए की उनकी, और क्या हुआ? उनकी हड्डियां निकाल कर लोगों ने उसको जलील किया। एक ज़माना आएगा कि मोदी जी को ये भारतवर्ष, जो लोग आज उनको पूछते हैं, यही कहेंगे कि इसने कंगाल कर दिया। अभी नौजवानों को आ रहा है 2014 का मोदी, आज का मोदी को आप देख लीजिए। आप ट्रेन में चलते मोदी के खिलाफ गुफ्तगू नहीं कर सकते। आज मोदी के खिलाफ जो लोग बात कर रहे हैं, मोदी की नाकामियों को कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नौजवान जो बेरोजगार है, संजीदा तबका जो मुल्क की बदहाली को देख रहा है, वो उठेगा और मोदी जैसे जुनूनी लोगों को तख्त से उतार फेंकेगा। पूरे देश में कह रहे कि 9 साल जो रहा है मोदी सरकार का, वो बहुत बेमिसाल है। अरे भाई, कौवे को दूध से नहलाने से वो सफ़ेद नहीं हो जाता। रिक्शा चालक के पेशानी पे नाम लिख दो धनीलाल तो वो धन वाला नहीं हो जाता। काले कलोटे चमड़े वाले को घोड़ेलाल कह दो तो घोड़ा नहीं हो जाता। ये बेमिसाल 9 साल नहीं है, 32 साल है। ये 9 साल 32 साल हैं, जहाँ देशबंदी हुई, नोटबंदी हुई, कोरोना की आफत आई, लोग बेरोजगार हुए, भूखे मरे, मजहबी मुनाफरत बढ़ी, नौजवान बेरोजगार हुए, कल कारखाने बंद हुए, नोट की कीमत घटी। इससे 32 साल तो कभी आए ही नहीं। ये बेमिसाल नहीं है, ये 32 साल है। नीतीश कुमार जो एक चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं अपोजिशन लीडर्स को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर करने का, क्या आप उसमें शामिल होना चाहेंगे? नहीं, वो गैर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं कह रहा हूं कि 2019 में ही MIM ने रियासती सतह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि बिहार के तख्तो ताज पर बैठी हुई ये हुकूमत, जो BJP की हुकूमत है, इसको कोई एक पार्टी हटा नहीं सकती है। उसके लिए एक लार्जर गठबंधन बनने की ज़रूरत है। अगर कोई गठबंधन बनता है तो MIM शामिल होने के लिए तैयार है, और अगर कोई MIM के साथ आना चाहे तो उसके लिए दिल दरवाजे दोनों खुले हुए हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए कि गठबंधन जिसने BJP को मजबूत किया और बिहार के घर घर तक RSS और BJP को पहुँचाया, उसका नाम जनाब नीतीश कुमार जी हैं। और वो नीतीश कुमार जी BJP से, मैं आपको साफ कह देता हूँ कि नीतीश कुमार जी बला के अना के शिकार हैं। उस शख्स को मोदी से नफरत है, BJP से नफरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि नदी का सफ़र कछुए के साथ चलना धोखे का सफ़र है। वो कब तैरे और कब डूब जाए कोई ठिकाना नहीं है। नीतीश कुमार जी कब रहें BJP के साथ, कब BJP से भाग जाए, कब रहें UPA के साथ, कब भाग जाए, कब गठबंधन के साथ कब भाग जाए, इनकी कोई, इनका जो पुराना रिकॉर्ड है आप देख लीजिए। ये अपने अना की तश्कील के लिए कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं ये काम। और गठबंधन बना, हम तो कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको क्यों नहीं लिया आपको क्यों नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ जनाब आली, कि ये लोग सब कुछ चाहते हैं। मुस्लिम अक़लियत की वोट इनको चाहिए, मुस्लिम क़यादत हिस्सेदारी, इससे ये इनकार है। मुसलमानों के वोटों को लोग रखेल बना के रखना चाहते हैं कि ये मजबूरी के नाम पर। अब ये UCC का आपको खौफ दिखाएंगे, कभी बाबरी मस्जिद का खौफ दिखाया, कभी 370 का खौफ दिखाया, कभी हमारे नसबंदी का खौफ दिखाया। ये लोग वोट ले लेते हैं लेकिन हमें वाजिब हिस्सेदारी नहीं देखते हैं। गुज़िश्ता 75 साल नहीं, आप कम अज़ कम गुज़िश्ता 30-40 सालों का मुताला कर लीजिए। हमारी नौकरी घटी, हमारे मदरसे का हाल बुरा हुआ, हमारी सियासी जो तनासुब थी, सियासी नुमाइंदगी थी, वो घटी है। ये सारे लोग मुसलमानों को रखेल बना कर रखना चाहते हैं। ये सियासत में हिस्सेदार वाजिब हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। शिक्षकों के मुद्दे पर भी कुछ बस जी, तो वो जो क्या है, आप उनका सपोर्ट
करते हैं जो हम चाह रहे हैं कि डोमिसाइल पॉलिसी कायम करो। बिहार के लोगों से आपने वादा किया है 10 लाख नौकरी देने का, 10 लाख नौकरी दे दो, उसके बाद अपने सीने को उदार कर दो, पूरी दुनिया के लोगों को ला कर दो। लेकिन 10 साल का वादा पूरा करो। और ये बात जो कहते हो कि बिहार के नौजवानों को ये आर्यभट्ट की ज़मीन है, बिहार का टीचर जाकर के बाहर पढ़ा रहा है, बिहार में यूपीएससी में अच्छा रिजल्ट कर रहा है, आप बिहार के नौजवानों को जलील कर रहे हो। आप अपने तालीमी निज़ाम पर आपने सर्टिफिकेट कैसे दिया? उसने बीएससी की, बीएससी मैथ की, बीएससी बायोलॉजी की, बीएससी फिजिक्स की, आपने सर्टिफिकेट कैसे दी? कि आप कह रहे हो कि यहाँ के नौजवानों को मैथ नहीं आता, साइंस नहीं आती है, तो इसके माने ये है कि नौजवानों को हमारे जलील कर रहे हो। एमआईएम का बिल्कुल मुतालबा है कि आप पहले बिहार के लोगों को बाहर करो, 10 लाख का वादा पूरा करो, उससे पहले नहीं। इसलिए डोमिसाइल की पॉलिसी को कायम करो। उनको पढ़ाने लिखाने का, तालीम और तरबियत का बेहतरीन तजर्बा है। उनको आप बीपीएससी का एग्ज़ाम लेकर के आप उनको राजकर्मी का दर्जा दोगे, ऐसा नहीं होगा। डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दो और लो और सबको राजकर्मी का दर्जा दो, हम लोग का मुतालबा है। और जहाँ तक मदरसे के टीचर हैं, उनको जो जलील किया जाता है, उनकी तनख्वाह खैरात के तौर पर दी जाती है, उसको माहाना तनख्वाह दो, तनख्वाह में इजाफा करो, हाफिज के वहदा को तरक्की की इजाज़त दो। ये सारे मुतालबात हैं। बिहार के स्कूलों में उर्दू टीचरों की लगभग 70,000 80,000 जगह खाली है, वहाँ उनको बहाली करो। बिहार का जो तालीमी निज़ाम चरमरा कर रह गया है, बिहार के तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करो। ये एमआईएम रसूल का मुतालबा है। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240540। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए।